हेडिंग है आपकी प्लांक, PLANCK, प्लांक, प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, ब्रैकेट में 1900, प्लांक क्वांटम थ्योरी ब्रैकेट में 1900। क्या कहना था इस थ्योरी का? इस थ्योरी ने कहा कि जो रेडिएशन होते हैं, अब चेक द सिचुएशन, ये थ्योरी रेडिएशंस की बात करती है। तो लाइट आपका क्या है? रेडिएशन है। तो ये थ्योरी किस में फिट हो जाएगी? लाइट में फिट हो जाएगी। ये थ्योरी एक्सरे में भी फिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सरे भी क्या है? रेडिएशन है। ये थ्योरी आपकी जो है गामा में भी फिट हो जाएगी, क्योंकि गामा भी क्या है? रेडिएशन है। तो याद रखना कि मैक्स प्लांक की जो थ्योरी है वो रेडिएशंस की बात करती है और लाइट उनमें से एक है। तो लाइट में भी फिट हो जाएगी और बाकी के जो रेडिएशंस है उन पे भी ये ओके हो जाएगी। तो लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट लिखें इस थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेडिएशन ब्रैकेट में लाइट, कहीं भूल ना जाओ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएशन ब्रैकेट में लाइट हैविंग डुअल नेचर, हैविंग डुअल नेचर, DUAL, हैविंग डुअल नेचर, ब्रैकेट में बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, फुल स्टॉप। बट इन रेडिएशन, बट फुल स्टॉप करके लिखो, बट इन रेडिएशन फिनोमेना, बट इन रेडिएशन फिनोमेना, ब्रैकेट में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कॉमा करके इंटरफियरेंस, ETC कर दीजिए। क्या लिख रहे थे आप? बट इन रेडिएशन फिनोमेना वी ऑब्जर्व only its one nature out of dual nature, DUAL, out of dual nature। अब इत्मीनान से इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लिखने वाले प्रेशर में शायद अभी रहे हों। प्लांक ने कहा कि लड़ना बंद करिए। 100 साल पहले तक आप उसको पार्टिकल नेचर कह रहे थे और 100 साल बाद आप वेव नेचर कह रहे हैं और फिर से 100 साल हो चुका है। तो अब आप ये मान लीजिए कि दोनों में डुअल नेचर है, लाइट के रेडिएशन में दोनों नेचर है। तो इन्होंने कह दिया कि दोनों नेचर हैं, लेकिन बट से लेकर के जो बात है जरा उसको देखना। उन्होंने कहा कि आपको केवल एक ही नेचर का हमेशा जो है ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इंटरफियरेंस की, इंटरफियरेंस देखो नाम लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, इंटरफियरेंस को हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं। क्या होता है आगे आप वेव ऑप्टिक्स में सीखेंगे। अगर हम इंटरफियरेंस की बात करते हैं तो इंटरफियरेंस हमको ये एहसास दिलाता है कि लाइट में कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो ये एहसास होने लगता है कि लाइट में कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। अगर हम स्कैटरिंग की बात करें तो ये एहसास होने लगता है कि लाइट में कौन सा नेचर है? वेव नेचर। तो ये जो तीन मैंने नाम लिए ये सारी की सारी हैं क्या? फिनोमेना ही तो हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो ये एहसास दिलाती हैं कि लाइट में कैसा नेचर है? वेव नेचर। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है सब जानोगे। कॉम्पटन इफेक्ट तो तुमको इसी फोटो इलेक्ट्रिक में ही मिल जाएगा। जीमन इफेक्ट क्या होता है? इसी चैप्टर में मिल जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम,
ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे ये सबूत मिलने लगते हैं कि लाइट में कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी घटना हमारे पास नहीं आई है जिसमें हम ये बोलें देखो इसने तो दोनों को ही सपोर्ट कर दिया, पार्टिकल को भी और वेव को भी। अभी तक जो हमारे पास घटनाएं जो हमको मिल पाई हैं उसमें या तो हमने लाइट का पार्टिकल नेचर देखा है या फिर क्या देखा है, वेव नेचर। क्लियर ये बात? सेकेंड नंबर पॉइंट पर आए, सेकेंड नंबर पॉइंट पर आ जाएं। रेडिएशन ब्रैकेट में लाइट, एनर्जी, रेडिएशन ब्रैकेट में लाइट एनर्जी is combination of small energy packets, एनर्जी पैकेट्स पे अंडरलाइन कर लेना। रेडिएशन ब्रैकेट में लाइट, एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स को अंडरलाइन कर लेना, फुल स्टॉप। दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन, these energy packets are called photon। तो लाइट की एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी पैकेट से इनको फोटॉन्स कहा गया, और फोटॉन का सिंबल ये है, फोटॉन का सिंबल ये है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप हमसे पूछें कि एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, तो ध्यान दें एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, तो उन्होंने कहा कि एक फोटॉन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू और hc बाई लैम्डा। आप इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है कि एक फोटॉन की एनर्जी इतनी होती है, इसका डेरिवेशन आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। और याद करिए कि अगर हम hc की जगह पर 12400 लिखना पसंद करें तो लैम्डा किस में लेना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉन्ग में लेना पड़ेगा। तो एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो प्लांक थ्योरी कहती है कि एक फोटॉन की एनर्जी जो है निकालने का फार्मूला आपको दिया जा रहा है, जहां पर ये जो न्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। डुअल नेचर को सपोर्ट करता है ना, तो डुअल नेचर को सपोर्ट करता है, तो डुअल वेव नेचर में ये सब चीजें हुआ करती थी ना। तो डुअल नेचर में तो एम्पलीट्यूड्स भी आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा। मोमेंटम किसका था, पार्टिकल नेचर का, और वेवलेंथ किसका था, वेव नेचर का। तो यहां तो सब कुछ आएगा। अभी फिलहाल एनर्जी लिखने का फार्मूला उसने दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पूछें कि इस फोटॉन में मोमेंटम होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि डुअल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन, मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन, सिंगल फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम को किससे लिखना है, पी बराबर क्या, एच बाई लैम्डा। डन, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में है। तो अभी जब हम लोग इस थ्योरी से बाहर निकल के आएंगे तो आप इस रिजल्ट को डिराइव करेंगे कि फोटॉन का मोमेंटम, एक फोटॉन का मोमेंटम इतना होता है। क्लियर ये बात, पक्का, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये जो आपका सेकेंड नंबर पॉइंट था उससे रिलेटेड ये पॉइंट है, नोट करिए। पॉइंट नया नहीं है, सेकेंड नंबर पॉइंट में एडिशनल चीजें। थ्योरी के तीसरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो है मास की बात करने वाला है, मास ऑफ फोटॉन। मास ऑफ फोटॉन, इस पे बात होगी। तो देखिए क्या रिजल्ट बताया क्वांटम थ्योरी ने, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, यानी अगर फोटॉन चल नहीं रहा है, तो जब फोटॉन चल नहीं रहा है तो उसका जो रेस्ट मास है
उस समय जो मास होता है दैट इज कॉल्ड द रेस्ट मास। या टू द पॉइंट आप देखिए, रेस्ट मास का मतलब हो गया जब वो चल नहीं रहा है, और जब कोई चीज चल नहीं रही है तो जो मास होता है दैट इज कॉल्ड द रेस्ट मास, और एम नॉट से लिखा जाता है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है वो 0 होता है, प्लांक थ्योरी ने कहा। सारा कैलकुलेशन किया होगा तभी कहा है। और अगर फोटोन चल रहा है, तो अगर फोटोन चल रहा है तो काइनेटिक मास को डायनेमिक मास भी कहा जाता है। तो डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, तो डायनेमिक मास ऑफ फोटोन कितना होता है? तो आंसर है वो 0 नहीं होता है। 2 स्टेटमेंट इन्होंने दी कि भाई फोटोन में पार्टिकल नेचर भी है, फोटोन में वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर के फीचर्स में मास आता है, जिनके पास पार्टिकल नेचर है उनके पास मास होता है, तो फोटोन में मास होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल होगा। ये रिजल्ट आपके सामने। कैसे इस रिजल्ट को दिया जरा ध्यान देना। आइंस्टाइन की एक बड़ी ही फेमस इक्वेशन है, सभी ने कभी ना कभी उसको देखा है, और वो है m इज इक्वल टू एम नॉट ब्रैकेट में अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें जो m नॉट है वो रेस्ट मास होता है। m नॉट रेस्ट मास है। आपकी बाइक, आपकी कार अभी खड़ी है, तो अभी उसमें जो मास है वो रेस्ट वाला मास है। अब वो चलने लगी तो m आपका डायनेमिक मास है, जब चलने लगी डायनेमिक मास, और v आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है जो चल रही है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिस समय आपकी कार दौड़ रही है सड़क पर, उस समय जो उसका मास है वो डायनेमिक है, और जिस समय वो खड़ी है एंड दैट इज द रेस्ट मास, और दोनों अलग अलग होते हैं। और ये जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो m नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है। फोटोन कितनी चाल से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से। भाई फॉर फोटोन की स्पीड कितनी है? तो फॉर फोटोन v बराबर c है, और जैसे तुमने यहां पर v बराबर c लिखा तो देखो क्या होगा, c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो रेस्ट मास क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। जबकि आप इसी फार्मूले में जब डायनेमिक मास निकालोगे तो 0 नहीं आने वाला। देख सकते हो ना। बोलो भाई। ये था इनका तीसरा पॉइंट जो कि इन्होंने फोटोन के बारे में लिखा। नोट करिए इसको भी। चलते हैं चौथे पॉइंट पर। थ्योरी का चौथा पॉइंट शुरू करें। बोलो। चौथा पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? सुनो ध्यान से। जैसे इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सभी के पास में लाइट सोर्स है। जैसे इनके पास में लाइट सोर्स है 100 वॉट का, इनके पास में लाइट सोर्स है 20 वॉट का, किसी के पास में 1000 वॉट का। तो ऐसे अलग अलग वॉटेज के सोर्सेज हैं। अलग अलग वॉटेज के सोर्सेज है मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के सोर्स हैं। इंटेंसिटी बराबर पावर, क्यों भाई? पावर अपॉन एरिया। तो अलग अलग इंटेंसिटी के सोर्स हैं, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि सभी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब रंग, कलर। तो अगर आपके पास में डिफरेंट इंटेंसिटी के लाइट सोर्सेज हैं लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उन लाइट सोर्सेज से जो फोटोन निकलेंगे उसमें सभी फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, सेम एनर्जी होगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि जिसके पास में 40 वॉट का सोर्स है और जिसके पास में 100 वॉट का सोर्स है, वॉट अलग अलग है, पावर अलग अलग है, मतलब इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इस वाले सोर्स से फोटॉन निकले, इस वाले सोर्स से भी फोटॉन निकले। तो प्लांक थ्योरी कहती है, प्लांक थ्योरी बताती है कि अगर अलग अलग इंटेंसिटी वाले सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब रंग सेम है, तो जितनी एनर्जी इस फोटॉन की होगी उतनी ही एनर्जी इस फोटॉन की होगी। जितना काइनेटिक मास इसका होगा उतना ही काइनेटिक मास इसका होगा, जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही मोमेंटम इसका होगा। यानी मैंने इस बात को दिमाग में रखा है, सेम
के पी ई ऐसे रखा हुआ है। के माने काइनेटिक मास, पी माने मोमेंटम और ई माने एनर्जी। और किस पॉइंट के साथ? सेम फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस की जो फोटॉन्स हैं उन सभी की एनर्जी सेम होती है, उन सभी का मोमेंटम सेम होता है, उन सभी का काइनेटिक मास भी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है ना ये बात? सेम फ्रीक्वेंसी के, बट आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि जो सोर्सेज है क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, बाकी कोई फीचर उनका अलग भी हो कोई बात नहीं, पावर में अलग है तो कोई बात नहीं, इंटेंसिटी में अलग है कोई बात नहीं, साइज में अलग है कोई बात नहीं, बाकी चीजों में वो चाहे जितने अलग हो, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ऑल द फोटॉन्स हैविंग द सेम एनर्जी, के माने काइनेटिक मास, पी माने मोमेंटम एंड ई माने एनर्जी। तो लिखेंगे आप चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखें, ऑल द फोटॉन्स having same KPE, बाद में KPE को बता देंगे क्या चीज है। all the photons having same KPE if same KPE, इसी तरीके से लिखना जैसे बोर्ड पे लिखा है same K, P, E, all the photons having same KPE if frequency is constant, for given light sources, तो अगर आपने लाइट सोर्सेज दे रखे हैं, 10 लोगों को तुमने लाइट सोर्सेज दे रखे हैं, तो कहने को तो आपने कहा कि मैंने 10 लोगों को अलग अलग लाइट सोर्सेज दिए हैं, लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उन लाइट सोर्सेज से आने वाले फोटॉन्स का के, पी और ई क्या होगा? सेम होगा। तो नेक्स्ट लाइन पर के माने काइनेटिक मास और पी माने मोमेंटम, पी माने पावर मत बोल देना, पी स्टार का मतलब पावर होगा, और ई मीन्स एनर्जी, ई मीन्स एनर्जी। तो ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट पे नंबर बोलिए कितना है? नंबर 5th। तो 5th नंबर में लिखिए इंटेंसिटी आई ऑफ सोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू, बोर्ड देखते रहना भाई, इंटेंसिटी आई ऑफ सोर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम n से लिखने वाले हैं। अरे यार, अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तो पावर की बात ऑटोमेटिकली हो गई ना। क्लियर? अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तो पावर की बात ऑटोमेटिक हो गई। तो ये था आपका 5 नंबर पॉइंट। डन? तो इसको अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहोगे तो ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा नंबर, ये मत बोल देना ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा एनर्जी, फंस जाओगे। इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटॉन का नंबर ज्यादा, इंटेंसिटी कम तो फोटॉन का नंबर कम, और इंटेंसिटी के साथ साथ पावर की भी बात हो रही है। ज्यादा पावर तो ज्यादा फोटॉन का नंबर, कम पावर तो कम फोटॉन का नंबर। क्लियर है ना ये बात? पक्का? तो एक क्वेश्चन का जरा सा ओरल क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दीजिए। अगर मेरे पास में 20 वॉट है एक सोर्स, 20 वॉट के सोर्स ने N1 फोटॉन दिए 1 सेकेंड में, और 60 वॉट के सोर्स ने N2 फोटॉन दिए 1 सेकेंड में, तो बताओ कौन बड़ा है, N1 या N2? N2 बड़ा है ना? ठीक है ना? अब यहां पे कोई पूछ ले कि चलो N2 बड़ा है N1 छोटा है, ये बात तो सही है, तो इसके फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है या इसके फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है? बोलो, अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो E बराबर आपने सीखा ही था, h न्यू, याद है ना?
एस तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसके फोटोन ज्यादा ताकतवर होंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटोन इसके कम ताकतवर होंगे। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर ये बात, पक्का? तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ, नंबर था 5। 6 नंबर पर आ जाओ। जब ये पता किया गया कि फोटोन पे चार्ज कितना है, जब ये पता किया गया कि फोटोन पे चार्ज कितना है, तो पाया गया ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसे जज किया गया होगा चार्ज के लेके? फोटोन जा रहा है, तो फोटोन जब जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कहीं मुड़ता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पर लगाती है, जिसके पास चार्ज होता है। तो फोटोन ने दिखाया कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, इससे पता चल गया कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आपका लिखेंगे, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये तो सर ने लिखा दिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि बताइए अगर किसी फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारा जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आंसर देना पड़ेगा 0, क्योंकि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। Q माने टेस्ट चार्ज, E माने इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसके पास चार्ज ही नहीं है तो फोर्स क्या होगा, 0। तो अब हमने फोटोन को मैग्नेटिक फील्ड में गुजार दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QEB साइन थीटा। Q क्या है, 0, तो फोर्स भी मैग्नेटिक क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो कोई डिफ्लेक्शन होगा। ना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ना ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। 7 पॉइंट होगा, इन पार्टिकल्स डैश लगा के फोटॉन्स, इन पार्टिकल्स, उसके बाद डैश लगाइए, फिर फोटॉन्स लिखिए। इंटरैक्शन इन पार्टिकल्स फोटॉन्स इंटरैक्शन, मोमेंटम कॉमा एनर्जी, मोमेंटम कॉमा एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, या कांस्टेंट लिख सकते हो आप, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट while माने जबकि, नंबर ऑफ फोटॉन्स, while number of photons may or may not be constant, while number of photons may or may not be constant, while number of photons may or may not be constant, while number of photons may or may not be constant। एक पॉइंट और लिख लो, फोटोन किसी मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो फोटोन किसी मैटर के द्वारा इमिट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो फोटोन, लास्ट पॉइंट लिखें, फोटोन कैन एब्जॉर्ब और इमिट बाई ए मैटर, बाई ए मटेरियल भी लिख सकते हो। फोटोन कैन एब्जॉर्ब और इमिट, इमिट मतलब निकल जाना, निकाल देना, बाई मैटर, बाई मैटर। तो मैटर जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और मैटर फोटोन को निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। कितने पॉइंट बने, सफिशिएंट है।